हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी है, ज्यामिति, और मैंने कल आपको एंगल के बारे में है, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, पॉइंट, लाइन कैसे डिनोट करते हैं, सब बताया था। ओके, बाइसेक्टर के बारे में, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ। ओके चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझिए, ट्रायंगल। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को तीन साइड से क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। देखिए किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए मिनिमम कितनी साइड चाहिए? अब दो साइड से तो कोई फिगर बंद नहीं हुई, बंद करने के लिए मिनिमम तीन साइड चाहिए, तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। यह बात सभी को पता है, क्या इसमें कोई परेशानी है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप बताइए, ये आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है बताओ जल्दी जल्दी? त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के तीन ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं। त्रिभुज के तीन ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तीन ही आंतरिक कोण होते हैं। ये बात समझ में आई? तीन इंटीरियर एंगल्स और तीन साइड होती है। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं। एक एंगल ये हो गया ए, दूसरा एंगल ये हो गया बी, और तीसरा एंगल ये हो गया सी। ये बात समझ में आई? तो सबसे बेसिक थ्योरम ये कहती है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 108 कहां से लिख गई? 180 होना चाहिए भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात सभी को पता है भाई? तीनों आंतरिक कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम, आंतरिक कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ये बात सभी को पता है। ये बात प्रूफ कह रहा है भैया, ये बात मैं भी प्रूफ भी करके बताऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए याद रखिए, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जहां इंटीरियर है वहां एक्सटीरियर भी है। जैसे अगर मैं ट्रायंगल की तीन साइड है, ट्रायंगल की तीन साइड है ए बी बी सी सी ए, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं मेरे प्यारे भाई, ए बी बी सी और सी ए। अगर मैं ट्रायंगल की तीनों साइड को आगे बढ़ाऊं, मैंने यहाँ पे ए बी को आगे बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने साइड बीसी को आगे बढ़ाया तो ये वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ बात समझ में आई? क्या इसमें कोई परेशानी? ए बी को बढ़ाया, बीसी को बढ़ाया, और अब हम बढ़ाते हैं इसको, ठीक है दोस्त, वर्टेक्स बी को। तो ये तीनों क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? इसमें कोई परेशानी? त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाया, थोड़ा ढंग से समझिएगा। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाया हूं, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके तीन आंतरिक कोण हैं, ए बी सी आंतरिक कोण। अगर आप जैसे वर्टेक्स सी पकड़ लो, ये वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स सी पे आप साइड बीसी को आगे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बनता है ये होता है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। व्हाट इज दिस? बाह्य कोण एट वर्टेक्स सी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। बात समझ में आई? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, ठीक है। अगर आप जैसे यहां इसको आगे बढ़ाते हो तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। आप इसको यहां आगे बढ़ा रहे हो तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एंगल एट वर्टेक्स सी। अब थ्योरी ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल का सम, त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई होगी, मैं अभी समझाता हूं। जैसे ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, अब देखो सी पे तो आपने एक्सटीरियर बना दिया, तो अब दो इंटीरियर कौन कौन से बचे? ये बचा ए और ये बचा बी। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोज जो दोनों इंटीरियर कोण बचे उनके सम के बराबर होती है, यानी कि कितनी होती है? एंगल ए प्लस एंगल बी। सपोज मैं कहता हूं कि एंगल 31 डिग्री का है और ये एंगल 48 डिग्री का है, तो बताइए ये एंगल सी एक्सटीरियर कितना होगा? तो आप जवाब कर दोगे 8 1 9 4 3 7। सर 31 यहाँ पे 61 ले लेते हैं, 61 है 8 1 9 6 4 10, ये एंगल 109 डिग्री है। कितना है? 109 डिग्री है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कहां से आया, मैं वो भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। आपको पता है त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो हमें पता है। तो ये है तुम्हारा इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो ये कौन है? एंगल सी। तो बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना जाएगा? 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है तो ये तुम्हारा एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस सी। बोले यहाँ तक कोई परेशानी? तो आप सी को उधर ले आइए, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल सी। इसी को उधर ले, 180 डिग्री माइनस एंगल सी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत आसान थी। अब जैसे आप एक बात बताइए, आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल बनाए हमने, तीनों बाह्य कोण बनाए हैं ना। ये ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ए बी सी। तो आप मुझे बताइए ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों एक्सटीरियर, मैंने क्या बोला? इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर का सम 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का सम क्या होगा? एंगल थीटा 1 प्लस एंगल थीटा 2 प्लस एंगल थीटा 3 क्या होगा? आपको चित्र दिख रहा है? तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, ये एंगल क्या होगा? अगर ये ए है ये बी है तो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए है, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? बी और सी का सम है, क्या होगी? थीटा 2 एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या इसमें कोई परेशानी? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी क्या होगा अभी मेरे प्यारे भाई? ये बी पे क्या होगा? ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या इसमें कोई परेशानी? तो हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 करिए, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही आएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या आएगा? अभी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सभी को समझ में आया? तो आप बताइए क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है दोस्तों? ये इंटीरियर एंगल का सम 180, तो 180 दूरी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यानी कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 होगा और तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होंगे अंकित अहिरवार, टेंशन मत लो बच्चे। इसके बाद क्या बताना था मुझे आपको? है भाई ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है, ये भी हो गया। आगे चले हम, मैं आपसे बहुत सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल बनाया हमने ए बी सी, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये बताओ ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल
इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, दिख रहा है ना, ये तीनों एंगल दिख रहे हैं, तीनों कोण दिख रहे हैं, इन तीनों कोणों का सम कितना होगा जल्दी बताइए। बताओ जल्दी से। 540, 840, 360, 900, 180। यार सोच समझ के बताओ मेरे प्यारे भाई, ये जो मैंने तीन एंगल बनाए हैं, आप बताओ कंप्लीट कितना होता है? कंप्लीट होता है 360। ये कितना है? ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये जो है ये इंटीरियर एंगल बी है, ये जो है ये इंटीरियर एंगल सी है। तो आप मुझे बताओ यार, ये पूरा कितना है? 360, और उसमें से एक हटाना था। ये 360 माइनस ए, 360 माइनस बी, 360 माइनस सी। आप घूर के देखो कितना एंगल है? 360 डिग्री माइनस ए, ये 360 डिग्री माइनस बी, ये 360 डिग्री माइनस सी। तो 360 360 360 1080 डिग्री हो गया। माइनस माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अभी 360 माइनस ए, 360 माइनस बी, 360 माइनस सी, तीनों को जोड़ा तो 1080 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का 180, 1080 में से 180 घटाया तो 900 डिग्री उत्तर है। क्या इसमें कोई तकलीफ है? ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। सभी लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। डिफिकल्ट था मनीष कुमार, क्या डिफिकल्ट था? ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, तो कैसे काम चलेगा? सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो ट्राइंगल के प्रकार, है ना। जैसे एंगल्स के टाइप पता है, वैसे भी हम ट्राइंगल के साइज, उसके शेप को देख के कैसे बताएंगे कौन सा ट्राइंगल है? केवल ट्राइंगल के साइज या ट्राइंगल का नाम देख के हम बता सकते हैं कि वो ट्राइंगल दिखने में कैसा होगा। तो ट्राइंगल को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, है ना, भुजाओं के आधार पर और कोण के प्रकार पर। साइड के हिसाब से ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं ये समझिए। साइड के हिसाब से ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हों, तीनों साइड सेम लंबाई की। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है दोस्तों, ये भी 60 डिग्री है, तीनों कोण भी बराबर होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर हो, तीनों कोण का सम 180 होना चाहिए, तीनों कोण भी 60 60 डिग्री होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी केवल दो साइड बराबर हो। दो साइड बराबर होने का मतलब अगर ये साइड ए है तो ये साइड ए होगी, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, तीसरी साइड केवल दो साइड बराबर है, तीसरी साइड जो है वो कुछ और होगी। क्लियर? ध्यान से सुनना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात होती है कि जो बराबर साइड होती है ना समद्विबाहु त्रिभुज की, ये बातें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक से जानेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात ये होती है केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। जो दो भुजाएं बराबर है ना, बराबर भुजाओं के आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। अगर यहाँ साइड ए के सामने का एंगल थीटा है ना, तो यहाँ इस साइड ए के सामने का ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? ये बात आपने सारी बचपन में देख चुके हो और एक बार नहीं सैकड़ों बार देखी है। आगे चले नेक्स्ट। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, मतलब ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तीनों साइड की लंबाई अलग अलग है, कोई भी बराबर नहीं है। अगर तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। सपोज अल्फा है तो बीटा होगा, ये गामा होगा। बोलो, स्केलन ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, और तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं, इसे कहते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। नहीं शिवम ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? अरे यार बोलते क्यों नहीं हो? चलिए, ये हो गया साइड्स के बेसिस पे। दूसरा, एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को हम कैसे डिवाइड करते हैं? कोणों के आधार पर। सबसे पहला होता है दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला है निक्कू दऊ यादव, नीरज कुमार क्या हुआ भाई? सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एंगल के बेसिस पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही एंगल, ऑल थ्री एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। बात समझ में आई? एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या सुरेश कुमार साइड ऑफ डिग्री बताओ, साइड की डिग्री बताओ, क्या साइड की डिग्री, साइड की क्या डिग्री होती है? हैं? हाँ पूजा कुमार, लेकिन सबका सम 180 डिग्री होगा। एक बच्चा कह रहा साइड की डिग्री बताओ, वाह कैसे कैसे बालक है। त्रिभुज ध्यान सुनिएगा, सबसे एंगल के हिसाब से डिवाइड करें तो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते। दूसरा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे आपके सामने राइट 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब तीनों एंगल में से कोई एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई एक एक्जैक्टली 90 डिग्री होता है। स्केलर ट्रायंगल यही तो है, समबाहु स्केलर लिखा हुआ तो है, ठीक है भाई, ये स्केलर ट्रायंगल है। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो है भैया मेरे 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं कि एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके एंगल 50 60 70 हैं, तो बताइए वो ट्रायंगल कैसा है? अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल 50 60 और 70 हैं, तो बताइए वो ट्रायंगल कैसा है? कहां हटा दे रहा हैं? अगर आप इसको देखो तो तीनों एंगल कैसे हैं? 50 60 70, तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। समझो, तीनों ही 90 से छोटे हैं।
सम तीनों का 180 है। तो ट्रायंगल कैसा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल डिग्री होता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, बाकी दोनों तो 90 से छोटे रहेंगे। फिर अगर 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए, मतलब बाकी दोनों का सम 90 होगा। 90 प्लस 90 तभी 180 आएगा। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं सपोज ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल की ए है, ये साइड बी है और 90 डिग्री के सामने सी है, तो 90 डिग्री के सामने सी होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? हाइपोटेनियस। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे कर्ण। ये बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ी फेमस थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस सी का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? सुरेश कुमार कुछ भी हो सकता है भैया, साइज के हिसाब से अलग अलग होगा, हर ट्रायंगल का अलग अलग होगा, फिक्स छोड़ना है। मैं तुम्हें पीट दूंगा। सुरेश कुमार कभी कुछ पढ़े हो कि नहीं? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरे प्यारे दोस्त ये बताइए कोई एक एंगल कोई एक एंगल ऑब्टूस हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो। अगर किसी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि ऑब्टूस एंगल है, जैसे कि यहां पे चित्र में दिखाया जा रहा है, तो हम उसको ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्या सर एक्यूट एंगल में भी सम 180 होगा? अरे दिलीप मीना, ट्रायंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हर एक ट्रायंगल में दुनिया के सभी त्रिभुजों में सारे कोणों का योगफल, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही आएगा। ये बात समझ में आई? अब अगर किसी ट्रायंगल में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे तो हम उसको एक्यूट बोलेंगे, अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसे राइट एंगल बोलेंगे, अगर कोई एक एंगल ऑब्टूस है 90 से बड़ा है 180 से छोटा है तो हम उसे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ आई? कुणाल भारती क्या हुआ? ठीक है आगे चलें यार। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूं एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का मैं आपसे बात कहता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये ध्यान सुनिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये है मेरे प्यारे भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में, ध्यान सुनिए, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, मतलब एक एंगल की वैल्यू बाकी दो के सम के बराबर होती है। 90 तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा। ये बात समझ में आई है? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में खूब पूछे गए हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 7:11:18 है, 7:11:18, तो बताइए ट्रायंगल कैसा होगा? पहला ऑप्शन है एक्यूट, दूसरा ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑप्शन है ऑब्ट्यूस, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आइसोसेलेस। बताइए अगर किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 7:11:18 है तो बताइए वो त्रिभुज कैसा होगा? एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि अधिक कोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा? ये बताइए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 7:11:18 है तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा? ये बताइए। क्या आपको बात नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा खास ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है? अगर ये 90 है तो बाकी दोनों कोणों का सम भी 90 आएगा। 90 प्लस 90 इन दोनों का सम भी 90 होगा। है भाई, होगा कि नहीं? अगर किसी त्रिभुज में किसी एक कोण की वैल्यू, यहां पे रेशियो, आपको तीन एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। पहला एंगल है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये फिक्स है। आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, पहला कोण है 7 यूनिट, दूसरा कोण है 11, तीसरा है 18। अगर आप ध्यान से देखो, जो लार्जेस्ट एंगल है त्रिभुज का, जो लार्जेस्ट एंगल है वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर है। लार्जेस्ट एंगल जो है बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा ये समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सवाल खत्म। आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि आप इसको निकालने बैठो, अभी कुछ बेवकूफ एक्यूट बता रहे कवाल कहीं के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। पहला एंगल है 7, दूसरा 11, तीसरा 18, तो पहला एंगल 7 यूनिट, दूसरा 11, तीसरा 18, सम कितना आएगा? 7, 11, 18, 18, 36 यूनिट, सम तीनों को जोड़ा 36 आया, 36 यूनिट। जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 36 का मतलब 180, तो 1 का मतलब 36 पंजे 180 होता है, 1 यूनिट का मतलब 5 डिग्री, तो 1 का मतलब 5 है, तो आप बताइए 7 का मतलब कितना आएगा? 35 डिग्री, 11 का मतलब कितना आएगा? 55 डिग्री, और 18 का मतलब कितना आएगा? 90 डिग्री। 5 गुना करते चले जाएंगे 90, तो तीनों कोण 35, 55 और 90 है, तो 90 डिग्री लार्जेस्ट एंगल हुआ कि नहीं? सबसे बड़ा एंगल जो है 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज कैसा हुआ? राइट एंगल। तो आपको क्या इतना करने की जरूरत नहीं थी? थोड़ी बुद्धि लगाओ मेरे प्यारे भाई। सवाल ये कहता है, थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल, अगर किसी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर हो जाता है, तो वो ट्रायंगल अपने आप राइट एंगल हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो ये दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 18 यूनिट, तो ये जो है बाकी दोनों के सम के बराबर है, यानी कि ये त्रिभुज कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 5, 8, 3 है, तो बताइए वो ट्रायंगल कैसा होगा? अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5:8:3 है, तो बताइए वो त्रिभुज कैसा होगा? सबका एग्जांपल लेंगे सुरेश कुमार। आप एक बात बताओ कि इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा, हम हमेशा सबसे बड़े पे फोकस करते हैं, सबसे बड़ा कौन है? ये 8। अगर लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर है, 5 + 3 8 आ रहा है, तो कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कर लोगे? सबको समझ में आया? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक बात बताओ, अगर मैं देता हूं एक ट्रायंगल के तीन कोणों का रेशियो, एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात जो है 5 और 7 और ये कितना है?
6 9 4 है। तो बताइए क्या होगा? 6 4 9 नहीं कर सकते, 9 6 15 और यहाँ पे कर लेते हैं हम 7। चलो करते, बताइए ये ट्रायंगल अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का रेशियो 6:9:7 है, तो बताइए वो ट्रायंगल कैसा होगा? जल्दी से बताओ, ये ट्रायंगल कैसा है? कैसा है यार? समकोण त्रिभुज तो विषमबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। तुम्हारा कैसा है यार? मेरे प्यारे भाई तुम एक बात समझो, ध्यान से देखो। जैसे अगर आप एक बात समझ रहे हो तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से छोटा आएगा, छोटा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के सम से छोटा आएगा, तभी वो एक्यूट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 40 50 90, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा कोण 90 होता है, तो राइट ये जो सबसे बड़ा एंगल 90 है, इसकी वैल्यू बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर होती है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर होता है, 90 डिग्री जो है वो दोनों के बराबर होगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि एक एंगल है 20, एक है तुम्हारे यहां पे सपोज 25 और ये आ गया 135। ये एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल जो है तुम्हारा एक 90 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा ऑब्टूस एंगल है। तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा एंगल है, वो बाकी दोनों कोणों के सम से, बाकी दोनों कोणों के सम से बड़ा होता है। ये पहचान है एक्यूट की, राइट की और ऑब्टूस की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों कोणों के सम से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों कोणों के सम के बराबर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज अधिक कोण तभी बन पाएगा जब लार्जेस्ट एंगल बाकी दोनों कोणों के सम से बड़ा हो। ठीक है? क्लियर है? सबको समझ में आया? तो आप एंगल को देख के पता लगा सकते हो ट्रायंगल कैसा है। जैसे इस सवाल को देखो, इस ट्रायंगल में आपको बताइए सबसे बड़ा एंगल 6 7 9, सबसे बड़ा एंगल ये है। तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दोनों के सम से छोटा है। 6 7 13 भैया, 13 6 और 7 13, 13 से तो छोटा ही होता है 9। मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा? एक्यूट होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं। अभी भी कोई ऑब्टूस बता रहा है? मैं आपके सामने लिखता हूं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का, किसी त्रिभुज का एंगल्स रेशियो 3 4 5 है। त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 3 4 5 है। बताइए त्रिभुज कैसा होगा? बताइए त्रिभुज कैसा होगा? अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3 4 5 है, बताइए त्रिभुज कैसा होगा? आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल ये है 5। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों कोणों के सम से छोटा है। बाकी दोनों कोण 3 और 4 7 है, तो 5 की वैल्यू बाकी दोनों के सम 7 से छोटी है, मतलब त्रिभुज एक्यूट है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि सॉल्व करो। ये 3 है भैया, पहला कोण 3, दूसरा कोण 4 यूनिट, तीसरा 5। सम देखो 3 4 7 5 12, सम आ रहा है 12, जबकि सम होना चाहिए 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का। तो 12 का मतलब 180, 1 का मतलब कितना आ जाएगा? 15, 1 का मतलब 15। आप लोग एक्स मान के कर देते, भूल जाइए। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 गुना 3 रुपए का मतलब 45, 4 का मतलब 60 और ये 75। तो आप भी देख रहे हैं कि लार्जेस्ट एंगल जो आएगा, जाहिर सी बात है बाकी दोनों के सम से तो छोटा ही आएगा, है भाई। अगर मैं आपसे सवाल ये कहता हूं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 15:9:4 है, तो बताइए त्रिभुज कैसा होगा? अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 15:9:4 है, तो बताइए त्रिभुज का जो नेचर है, जो प्रकार है, वो क्या होगा? अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये इस साल के सीएचएसएल और सीपीओ की हर शिफ्ट में सवाल थे। आप यहाँ पे देखो 3 एंगल है, उनका रेशियो दे रखा है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे? 15, बाकी 9 और 4 तो है, बाकी तो छोटे छोटे। तो सबसे बड़ा एंगल जो है बाकी दोनों के सम से 9 और 4 13 बड़ा है। मतलब एक एंगल इतना ताकतवर है कि बाकी दोनों के सम से भी बड़ा आ रहा है। मतलब वो ट्रायंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस। ठीक है भाई, यहाँ बात करें, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलें। गुड। पहला सवाल बताइए जल्दी से। पहला सवाल, कल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कराए थे ना, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में दे रखा है एग्जाम में साइड के रेशियो वाले भी कराएंगे आकाश, वो भी एंगल रेशियो हैं। राइट आइसोसेलेस है प्रवीण कथित। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। एक कोण का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, तो बताइए एंगल की वैल्यू क्या है? मैंने माना एंगल है थीटा, मैंने माना दोस्त एंगल है थीटा। क्या माना मैंने? एंगल है थीटा। सवाल में दे रखा किसी एंगल की जो वैल्यू है, कोई एंगल थीटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो देखिए कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल है थीटा। तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। किसी एंगल थीटा की जो वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस थीटा। किसी एंगल थीटा की जो वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। किसी कोण थीटा की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, कोण क्या होगा? सिंपल सा देखिए, 2 थीटा बराबर 90 में से 14 घटाएंगे 76, तो थीटा आ जाएगा 38, 38 डिग्री। तो कोण का मान क्या आ जाएगा? 38 डिग्री, जो कि डी ऑप्शन है। आगे चलें, ये बताइए दोस्त, सवाल नंबर 2 पे आ जाएंगे ना, ये बताइए।
measure of the supplementary of an angle is 10 degree more than 4 times of original angle. Find the complementary angle of that particular angle. ध्यान से देखिए, सवाल में दे रखा है किसी कोण का जो संपूरक कोण है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के सप्लीमेंट्री की जो वैल्यू है वो उस एंगल के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। मेरे प्यारे भाई, मैंने माना हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में, हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है किसी एंगल थीटा का सप्लीमेंट्री। थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होता है? थीटा का सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। किसी एंगल, मैंने मान लिया थीटा, थीटा का जो सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री माइनस थीटा, वो उस एंगल थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है दोस्त। तो आप कहोगे हाँ जी सर, इधर आएगा 180 माइनस 10 170, उधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, तो थीटा आ जाएगा 5 तिया 15 5 24 34 डिग्री, 34 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 34 होगी। पर आपसे थीटा नहीं पूछा, आपसे पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ये पर्टिकुलर एंगल थीटा निकाला हमने, इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 56 है भाई। 34 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए 56, तो उत्तर विल बी 56। क्वेश्चन क्यों नोट करना राज सरोज? क्वेश्चन तो सीट में है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं भाई। सवाल नंबर 3 की तरफ ये बता दीजिए, बहुत ही सुंदर सवाल है। The supplementary angle of angle K is 12x plus 4 degree and the complementary angle of angle K measures 6x degree. What is K? मैंने आपको कल एक थ्योरी बताई थी। थ्योरी क्या थी? थ्योरी ये थी कि किसी त्रिभुज का मेरे प्यारे भाई जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री बड़ा होता है। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री बड़ा होता है। अब सवाल में दे रखा है कोई एंगल K है, कोई एंगल K है, तो आपसे पूछा इस एंगल K का मेरे प्यारे भाई जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो वो है 6x डिग्री, जबकि एंगल K का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल K का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो है 12x प्लस 4 डिग्री, 12x प्लस 4 डिग्री। यही है, याद है बात समझ में? तो आपसे पूछा एंगल K का मान क्या है, यही तो पूछा है। तो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो, कौन तो K है, K का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके सप्लीमेंट्री उसके कॉम्प्लीमेंट्री से कितना बड़ा होता है? 90 डिग्री। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 90 होगा। तो इनके सप्लीमेंट्री में से कॉम्प्लीमेंट्री घटाओगे क्या आएगा? 12x प्लस 4 में से 6x घटाएंगे, 6x प्लस 4, तो 6x प्लस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे 90 डिग्री, तो 6x कितना आ जाएगा? 86। 6x कितना आ जाएगा? 86 डिग्री। मतलब आपसे तो K पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x की वैल्यू मैंने 86 निकाल दी। 6x कितना है? 86 डिग्री। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 86 डिग्री है तो एंगल क्या रहा होगा? 4 डिग्री रहा होगा। 4 और 86 90 होता है, 4 डिग्री ही आंसर है, ए ऑप्शन। कोई 14.3 बता रहा है, कोई सी ऑप्शन बता रहा है, कोई कुछ। अरे कल की थ्योरी देखो, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ के आओगे सवाल बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। किसी भी एंगल का जो सप्लीमेंट्री है उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री बड़ा होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। 6x 86 आ गया, तो यानी कि कितना आ गया? 4। हाँ महेश दंगाई लाइव है, अरे बोलो क्या इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, ये बताओ, ये बहुत बड़े सवाल है, बोलिए। x and y are two supplementary angle, x और y दो supplementary angle है। supplementary angle of x is equal to half the complementary angle of y, then find x ratio y। देखिए x और y दो supplementary angle है, इसका मतलब साफ-साफ है कि x और y का सम 180 डिग्री होगा। x और y अगर दो supplementary angle है तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ये डेफिनेशन होती है। सवाल में बोला है supplementary angle of x, x का सप्लीमेंट्री एंगल, जाहिर सी बात है x का सप्लीमेंट्री एंगल y है, x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? y। तो y की जो वैल्यू है वो हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y, y के कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है। y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 डिग्री माइनस y, y का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस y, इसका आधा है, ये तो बोला है। देखिए x और y तो सप्लीमेंट्री एंगल है, सब 180 डिग्री होगा, तो x का सप्लीमेंट्री जो है y, इसकी वैल्यू y के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री माइनस y का आधा, ये आ जाएगा। तो यहां से 2y बराबर 90 माइनस y, 3y 90, y आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो y कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आपसे पूछा x रेशियो y, अगर y 30 डिग्री है तो x कितना होगा? 150 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, सम 180 होना चाहिए। 150 और 30 180। आपसे यहां पे इनका रेशियो पूछा, तो रेशियो कितना आएगा? ये 5:1, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसे सवाल की लैंग्वेज बोले वैसे आपको सवाल को लिखते जाना है, क्लियर है? इसमें कोई कंसेप्ट या कुछ ऐसा कोई खास तोप चीज तो लग नहीं रही है भाई, स्टेटमेंट को फॉलो करना। ये बताओ, जैसे सवाल नंबर 5, ये बताओ जल्दी से। सूरज कुमार 150 से 30 का रेशियो क्या होता है? 5:1 होता है कि नहीं है भाई? नहीं पता तुम्हें? द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए,
ए का जो संपूरक कोण है इस 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री के दुगने से 40 ज्यादा है। व्हाट आर द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए के सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बताता हूं। सवाल में दे रखा है द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के सप्लीमेंट की वैल्यू। सवाल में दिया है कि एंगल ए कोई एंगल है, कोई एंगल ए है, तो एंगल ए के जो सप्लीमेंट्री की वैल्यू, एंगल ए का सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस ए, एंगल ए के सप्लीमेंट्री की जो वैल्यू है इज 40 लार्जर देन, 40 लार्जर है ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए। एंगल ए के सप्लीमेंट्री की वैल्यू एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस ए, एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री के डबल से 40 डिग्री ज्यादा है, 40 डिग्री ज्यादा है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है भाई? तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो हम जानते हैं, तो यहां से आप खुद बताओ 180 डिग्री माइनस ए बराबर 2 गुणा 90 180 डिग्री माइनस 2a और ये प्लस 40, ये आ जाएगा। तो आप बोलोगे यस सर, यहां देखिए कट गया, इधर आएगा 2a माइनस ए, तो a की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, 40, तो एंगल ए 40 आ गया। क्या आ गया? एंगल ए की वैल्यू 40। तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा ए के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का सम बताओ। अगर एंगल ए 40 है तो इसका सप्लीमेंट्री होगा 140, 40 का सप्लीमेंट्री 140, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कौन होगा 50, और इन दोनों का सम पूछा है, सम आएगा 190, ये ऑप्शन। 230 डिग्री कैसे बता रहे हो यार आप लोग? ए के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का सम पूछा है, तो सम कितना आ जाएगा 190 डिग्री। अरे यार तुम्हें समझ आता है? संजीव कुमार क्या पल्ले नहीं पड़ा है भी? बोले दोस्तों कमरे में कोटि पूरा करना, कोटि पूरा पूरा कौन होता है? कोटि पूरा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये मैंने आपको 4-5 सवाल कराए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री से, ठीक है? पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर अब आपके सामने आ रहा है 6, ये बताइए चित्र में कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में कोण बीएसी बताइए क्या होगा? मतलब आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल बताइए दोस्तों क्या होगा है भाई? अगर मैं आपके सामने देखिए ट्रायंगल एबीसी बना हुआ, चित्र बना हुआ, साफ-साफ, ये एंगल कितना है 62, ये एंगल 62 है, ये एंगल कितना है दोस्तों 110, ये एंगल 110 है। तो आपसे पूछा कोण बीएसी। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर की वैल्यू, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर होता है, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर होता है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अगर ये 110 है तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। तो 62 है तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री, 48 है भाई, सम 110 हो गया, तो डी ऑप्शन आंसर है। कम से कम इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है भैया, कोण की वैल्यू इन दोनों का सम 110 होना चाहिए, 62 है तो 110 माइनस 62 48। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल नंबर अगला लेंगे दोस्त हम 7, ये बताइए इन ए ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीजर हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्याएं जो जिनमें पॉइंट ना आता हो, जो ना पॉइंट्स में हो ना फ्रैक्शन में हो, ना पॉइंट्स में हो ना फ्रैक्शन में हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 21 40 35 37 38 39 40, ये सब क्या है जिनमें ना डेसिमल ना पॉइंट आता है ना ही कोई फ्रैक्शन बन रही है, वो सब इंटीजर्स होते हैं। तो आप बताइए अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण इंटीजर्स हैं तो बताइए विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में से उत्तर बताना है कौन सा ऑप्शन कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स, उनके उन एंगल्स का प्रोपोर्शन या रेशियो नहीं हो सकता, उनमें से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो सभी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब एंगल का रेशियो इस तरीके से होना चाहिए कि सम जो है वो 180 को डिवाइड करे। यहां सम देखो तो 2 और 1 3 3 6 आ रहा है, 6 180 का फैक्टर है, यहां तीनों एंगल इंटीजर आएंगे। यहां देखिए 6 5 11 7 18, एंगल का सम 18 आ रहा है। अगर एंगल का सम 18 आ रहा है तो तीनों एंगल इंटीजर आएंगे, 50 60 70, ये भी सही है। यहां देखिए 3 4 7 5 12, 12 भी 180 के गुणनखंड है, यहां भी इंटीजर आएंगे। तीसरा ऑप्शन देंगे 7 6 13 और 13 और 8 21, यहां एंगल का सम हो रहा है 21 यूनिट। अगर एंगल का सम 21 यूनिट आ रहा है, 21 तो 180 को नहीं डिवाइड करता, इसका मतलब यहां एंगल जो है वो इंटीजर नहीं बनेंगे। एंगल आप निकालना भी कोशिश करोगे ना तो 6 7, आप बताओ किसी त्रिभुज के कोण 6 7 8 है, एंगल क्या होंगे? एंगल का सम 6 7 13 8 21 आ रहा है, जबकि होना चाहिए 180, तो 21 का मतलब 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा 180 बटे 21 ये आ जाएगा, जो क्या होता है तुम्हारा 3 से कटेगा ये 60 बटे 7, एक का मतलब ये हो गया 60 बटे 7। तो 6 यूनिट का मतलब क्या होगा 360 बटे 7, ये पॉइंट पे चला जाएगा ना, ये पॉइंट पे चला जाएगा 51.48 डिग्री करके, डेसिमल में चला जाएगा, पूरा पूरा इंटीजर नहीं आएगा, ये बटे 7 ये बटे 21 बटे 7 होने की वजह से एंगल पॉइंट्स में चले जाएंगे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। आगे चलें, समझ में आए? बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट आसान, ठीक है, सवाल नंबर 8 देखिए, बताइए बिल्कुल बेसिक सवाल ले रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक, एकदम हलवा, जो थ्योरी पढ़ाई है उसी पे बता तो दिया संजीव कुमार है भैया। अब रेशियो तो तुम्हें आता होगा भैया, रेशियो तो तुम्हें पता होगा ना थोड़ा बहुत क्या होता है। सवाल में रखा है कि दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी है, थीटा है 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है, थीटा ये 80 डिग्री आपको दे रखा है, ओके। मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल, तो अदर टू एंगल क्या होंगे? तो आप बताइए, ये साइड 3 है, साइड 3 है, मतलब ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु, है ना। और हमने आपको बात पढ़ा रखी है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, ये सवाल 2019 प्री का पूछा हुआ है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इतना घटिया रद्दी सवाल। मैंने आपको बता रखा है किसी भी त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के कोण बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा, बात अभी सिखाई हमने, यही तो थ्योरम है। तो आप बताओ कि अगर ये 80 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होना चाहिए 180, तो अगर ये 80 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए 100, इनका सम होना चाहिए 100 डिग्री, 100 डिग्री होना चाहिए, पर ये दोनों बराबर बराबर होंगे दोस्तों, दोनों एंगल, यानी कि कितने होंगे 50 50 डिग्री के, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, उत्तर डी ऑप्शन आएगा।
भाई सबको समझ में आया है? क्या मैं आगे बढ़ूं? अगले सवाल की तरफ अटैक करता हूं। सवाल नंबर 9 ये बताइए जल्दी से। कितना आसान सवाल है ये। सवाल आया दोस्तों 2020 के मेंस के में, जो अभी पेपर हुआ था कुछ ही दिन पहले, उसका पूछा हुआ सवाल है। बताइए जल्दी से, जो बताएगा उसी को टॉफी दी जाएगी। जल्दी बताओ। हाँ मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल बराबर होंगे। दो साइड बराबर होंगे, साइडों के अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो। सवाल में दिया हुआ है किसी त्रिभुज में एंगल ए माइनस एंगल बी 33 है, एंगल बी माइनस एंगल सी 18 है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का योगफल ज्ञात करिए। जल्दी बताइए, सबसे छोटा और सबसे बड़े एंगल का सम बताओ। आप एक बात बताओ, त्रिभुज में तीनों एंगल का सम एबीसी का सम फिक्स होता है 180। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी पर यह बात फिक्स रहेगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। दिस बात इज फिक्स है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात एकदम फिक्स है। अब आप एक बात बताओ, हम बड़ी संख्या में से तो छोटी को घटा पाएंगे? अगर हम किसी एंगल में से दूसरे एंगल को घटा रहे हैं मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, जाहिर सी बात है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, सबसे छोटे और सबसे बड़े का सम बताना है। एंगल ए में से एंगल बी को घटा के 33 आ रहा है, मतलब एंगल ए जो है दोस्तों वो एंगल बी से बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो मुझे समझ में आ रही है। अब बताओ, एंगल बी में से एंगल सी को घटा के 18 आ रहा है, एंगल बी में से सी को घटा रहे हो तो 18 आ रहा है, मतलब कोण बी जो है कोण सी से बड़ा है, मतलब कोण बी कोण सी से बड़ा है। तो अगर पेपर में ये सवाल पूछा जाता कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल बताओ, तो सबसे बड़ा एंगल होता ए, सबसे छोटा एंगल होता सी। और सवाल में सबसे बड़े और सबसे छोटे का सम मतलब आपसे ये पूछा है ए प्लस सी, इन दोनों का सम पूछा है। सवाल में आपसे सबसे बड़ा एंगल ए है और सबसे छोटा एंगल सी है, इन दोनों का सम पूछा है, यही ना? बोलिए ए प्लस सी। तो बताइए कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, कैसे आएगा? मेरा जो फोकस है वो ए प्लस सी निकालने पे है। 88, 55, 47 आपने सॉल्व किया, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करने से तो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ये ए है। देखो अब इसको सॉल्व करने के दुनिया भर के तरीके हैं। पहला तरीका दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे एंगल ए माइनस एंगल बी, यहाँ पे 33 डिग्री दिया है, 33 डिग्री, और ये एंगल बी माइनस एंगल सी दोस्तों कितना दिया है आपको? 18 डिग्री दिया है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, सिंपल सा जोड़ दो, तो आप जानते हैं कि बी से बी कट जाएगा और ये सी से सी कट जाएगा। कट जाएगा? बोलिए। तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ने पे 2a प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 33 प्लस 18 51, 51 प्लस 180 231, 231 डिग्री आ जाएगा। 231 बोलिए, ये आ जाएगा? सबको समझ में आया? तो आप बोलोगे हाँ जी सर 2a प्लस बी 231 आया। अब आपको ये दिया है, मुझे तो कैसे भी निकालना है, एंगल ए माइनस एंगल बी जो है ये 33 है। अब आप इन तीनों को जोड़ो दोनों को, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी ना। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इससे मत करो, इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। मुझे ए प्लस सी निकालना है तो मैं ए प्लस सी पे फोकस करूंगा। मैं अलग अलग क्यों निकालूं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, ये दिख रहा है? मुझे ए प्लस सी निकालना है। अच्छा मैंने इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर होगा क्या मेरे भाई? होगा ये कि एंगल ए और एंगल सी डायरेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, एंगल ए घटाओगे तो माइनस बी माइनस टू एंगल बी, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ध्यान से सुनिएगा, और माइनस का एंगल सी हो जाएगा प्लस सी, और बराबर 33 माइनस 18 यानी कि 15। इसमें कोई तकलीफ है क्या? बोलिए। 33 माइनस 18 15। सबको समझ में आया? आप इसमें से इसको घटाओ, मुझे जब ए प्लस सी निकालना है तो मैंने इसको घटाया, माइनस सी का प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा। सही है? आपको चाहिए क्या? आपको ए प्लस सी चाहिए, बी की कोई जरूरत नहीं, बी की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 360 डिग्री कर दिया, हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कहानी खत्म। क्योंकि बी से बी कट गया और ये 3a प्लस 3, 2a प्लस a 3a, 2c प्लस c 3c, तो थ्राइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल c कितना आ जाएगा? 375। तो a प्लस c कितना? 125 डिग्री। ये आंसर 375/3 125 होता है और ये उत्तर होगा। समझ में आया? बोलो भाई कैसा था? मजेदार था? ये सवाल मेंस के पेपर में था, वेरी इजी क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। दोस्तों जरा ये बताइएगा, जल्दी से। ये तो आसान है। सीडीएस 2020 का सवाल है, ये बताओ जल्दी से। एंगल्स आर सोन इन द फिगर, जहाज सा बना दिया एक है भाई। आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बताइए क्या होगा? दिए गए चित्र में माहौल क्या होगा? सभी लोग बता देंगे फटाफट। बताइए। कोई 360 कह रहा है, कोई 720 कह रहा है, कोई कुछ है। सही बात बताने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई 540 भी कह रहा है। अच्छा भैया, उत्तर इसका 360। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बात बताई, मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि जितने भी ट्रायंगल हैं, सभी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360। ये केवल ट्रायंगल के लिए ही ट्रू नहीं है,
ये बात केवल ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है, दुनिया में आप कोई भी पॉलीगन बना दो, पॉलीगन का मतलब चाहे आप ट्रायंगल बनाओ, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ, चाहे आप पेंटागन बनाओ, पेंटागन का मतलब पंचभुज, अगर आप इन सब के एक्सटीरियर बनाओ ना दोस्तों, एक्सटीरियर, अगर आप इन सब के एक्सटीरियर बनाते हैं तो इनके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। दुनिया में जितने भी पॉलीगन है, जितने भी क्लोज फिगर हैं, दुनिया में जितने भी क्लोज फिगर हैं, अगर आप उन सभी के एक्सटीरियर का सम निकालोगे तो एक्सटीरियर का जो सम है वो हमेशा फिक्स है 360 डिग्री। ठीक है, आप कितनी भी कोई भी क्लोज फिगर बनाओ, चाहे 3 साइड से क्लोज करो, चाहे 4 साइड से करो, चाहे 5 से करो, चाहे 6 से करो, चाहे 7 से, ये बात मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा आगे, पर ध्यान रखिए कि जितनी भी क्लोज बंद आकृतियां हैं ना, उन आकृतियों के जितने भी बाह्य कोण हैं, आप सबको नाप के देखिएगा, सम हमेशा फिक्स आएगा 360 डिग्री। यहां भी सेम ही चीज है मेरे प्यारे भाई, है भाई। आप एक बात बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबका सम निकालना है। आप एक बात बताओ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये ट्रायंगल ही तो है, छोटा सा ट्रायंगल ही तो बन गया, तो इन दो 1 और 2 ये क्या आ जाएगा, ये एक्सटीरियर की वैल्यू 1 + 2 आ जाएगी ना, ये एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 1 + 2, बोलिए आप, ये 7 है 8 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 7 + 8, बोलो ये 5 है 6 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल का 5 + 6, ये 3 है 4 है एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 3 + 4, 3 + 4 बोलो। हाँ, अगर आप ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही तो है, ये चतुर्भुज तो है, चतुर्भुज, ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है, चतुर्भुज तो है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 होता है ना, चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज बनाओ, उसके अंदर के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है अंदर से, बाहर से भी फिक्स है। आप एक्सटीरियर का सम निकालो, ये एक्सटीरियर है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब एक्सटीरियर है, आप एक्सटीरियर का सम निकालिए, ये भी कितना आएगा 360। क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम दोनों ही 360 डिग्री होता है, बी ऑप्शन इसका आंसर। ठीक है, तो ये खत्म सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सर एग्जाम में एडवांस मैथ से अरिथमेटिक में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, देखिए एडवांस मैथ का ज्यादा आता है, स्टेट एग्जाम में अरिथमेटिक ज्यादा आता है। मौसम यादव, क्या आपको बात समझ में आई? इसमें कोई तकलीफ नहीं था। आगे बढ़ेंगे हम अपने सवाल नंबर 11 की तरफ। ये बताइए, इसको करने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। सब लोग हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं। सब लोग हेडिंग डालो भैया अपनी कॉपी में, पैरेलल लाइंस जो कि होती है समांतर रेखाएं। आपको बताएगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोई हमें बताएगा पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर रेखाएं। देखिए आप कोई एक प्लेन खींचो जो एक दूसरे को कभी ना काटे, बिल्कुल सही लाइन है। लाइंस इन सेम प्लेन, लाइंस इन सेम प्लेन which do not intersect each other। अब समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। समान तल में वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, हम उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। समान तल, सेम प्लेन में वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना काटें, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। लाइंस इन द सेम प्लेन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे व्हाइट बोर्ड देखो आपको दिख रहा है, बढ़िया ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं है। तो इसमें आप कोई भी दो लाइन अगर खींच दोगे तो दुनिया की जो है कोई भी दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे काटती हैं। आप अगर दो लाइन खींचोगे तो एक ही बिंदु पे काटेंगे, दोबारा नहीं काटेंगे, किसी मोड़ के आगे काटने लगेगी, फिर वो लाइन नहीं है। आप कहीं भी इसमें कितनी भी लाइन खींच सकते हो आनंद, वो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे काटेंगी। लेकिन क्या ऐसी दो लाइन पॉसिबल है इस प्लेन में जो एक दूसरे को काटे ही ना? तो आप कहोगे हाँ जी सर, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे चलें, अगर कोई दो लाइन इस तरीके से हैं कि वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे चलें, मतलब तो वो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। मैंने आपके सामने यहाँ पे दो लाइन खींची AB और ये लाइन खींची CD। ये दो लाइन AB और CD आप चाहे इनको इधर आगे बढ़ा लो या पीछे बढ़ा लो, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और ऐसा केवल कब पॉसिबल है? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से बराबर दूरी बना के चलें, है ना। कभी भी ये इनके बीच की दूरी ना कम हो ना घटे, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से बिल्कुल बराबर दूरी बना के चलें। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जब दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। देखिए जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना दोस्तों, जब भी आप ये वर्ड देखो ज्योमेट्री में डिस्टेंस, तो आप तुरंत समझ जाना डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। या डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, लंबवत दूरी। जैसे मैं आपसे कहूं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है P। मैं आपसे कहता हूं इस लाइन पॉइंट, इस लाइन क्या नाम दे दिया मैंने इसको, EF नाम दे दिया। इस लाइन EF की पॉइंट P से दूरी क्या है? तो दूरी का मतलब क्या है कि दूरी का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा खींचो कि ये जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिले, ये जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिले। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये होती है लंबवत दूरी। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। कहने को तो ये भी डिस्टेंस है, पर ये मिनिमम नहीं है। सबसे छोटी दूरी इस पॉइंट P से इस लाइन पर पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या चलनी पड़ेगी? सबसे छोटी दूरी ये चलनी पड़ेगी, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस बोले तो आप समझ जाना डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस। बात समझ में आई? क्लियर है? तो पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी ना काटें, और ये केवल तभी संभव है जब दोनों लाइन एक दूसरे से बराबर दूरी बना के चलें। एग्जांपल ट्रेन की पटरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब आप इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी देखो। लंबवत दूरी का क्या मतलब होता है? ऐसी लाइन खींचो जो इन दोनों पे ही 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर ये यहां D है तो यहां भी D है दोस्तों। ये जो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हर जगह बराबर है, कम ज्यादा नहीं हो रही है। बात समझे? ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है तो वो लाइंस क्या होती है दोस्तों? पैरेलल लाइंस होती है। सर परपेंडिकुलर सबसे छोटा कैसे हो सकता है? अरे
मैं आपसे कहता हूं कि ये दो लाइन है, बताओ इनके बीच की दूरी क्या है। तो आप यहां पे खड़े हो, अगर आपको इस लाइन से इस लाइन पे पहुंचना है तो बताओ कौन सा रास्ता लोगे। ऐसे रास्ते चलोगे क्या? ऐसे चलोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा मंदबुद्धि? जब आप इस पे ऐसे चलो, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री की टक्कर में चलो, बिल्कुल 90 डिग्री टक्कर में, ये रास्ता सबसे छोटा होगा यहां से यहां पे पहुंचने के लिए। बात समझे? अगर एक आदमी यहां से यहां जाना चाहता है तो इस रास्ते पे चलना होगा, सबसे कम चलना पड़ेगा। इतनी बात भी नहीं आती तो काहे कि तुम नौकरी करोगे। समझ में आया? तो समांतर रेखाएं मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की डिस्टेंस आप देखो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है, कभी नहीं बदलती। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट, अगर दो लाइन समांतर हैं या पैरेलल हैं तो कैसे बताएंगे समांतर? डायग्राम बना के तो नहीं बताएंगे हर बार, तो लिखने का एक तरीका होता है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन समांतर है तो कैसे बताएंगे? जैसे ये दो लाइन AB और CD है, ये समांतर है, तो इनके बीच में ऐसे दो डंडे खींच दो। जहां भी आप ऐसा सिंबल देखो तो तुरंत समझ जाइएगा ये सिंबल है पैरेलल का। सिंबल किसका है? ये पैरेलल का, कि AB और CD आर पैरेलल टू ईच अदर। AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। इस बात का ये मतलब है। आगे चलें। यहाँ तक ठीक है? ओके। यस शरद द्विवेदी। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब बताओ तिर्यक रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा, अगर मैं आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींचूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींचूं, मैं बढ़िया पैरेलल लाइन खींचूंगा आपके सामने, टेंशन मत लीजिएगा, आई हैव टेक्नोलॉजी ऑल्सो। दिखा सही बनी है ना एकदम। मैं इस तरीके से आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींचूं, दिख रहा है? यस, बोलो कोई दिक्कत, कौन तकलीफ? ये तो लाइन है AB और CD, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, पर कोई तीसरा बंदा तो होगा जो इनके बीच में टांग अड़ाए। ये ऐसे दो प्रेमी जोड़े हैं जिनका कभी मिलन नहीं होगा, और जब मिलन नहीं होगा तो एक दोस्त की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा दोस्त जो इन दोनों को ही काटता हुआ जाए, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को काटती हुई जाए, लाइक दिस। तो ये EF जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो EF है यही हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन AB और CD की क्या है दोस्तों? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली की कॉमन लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यस, अब ध्यान से चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्तों को कोई डाउट आया होगा, कोई तकलीफ आई होगी। अगर तकलीफ है तो उसको तकलीफ से निकालने के उपाय बहुत कम है। आगे चलते हैं। जब आप इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हो तो बहुत सारे एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले आता है दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे संगत कोण। संगत कोण क्या कहते हैं हिंदी में दोस्त? इसे संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसे संगत कोण। अच्छा राजा कुमार सुमन, मतलब कुछ भी संगत कोण, समझ में आया? अभी बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, संगत, करस्पॉन्डिंग का मतलब एंगल एट द सेम प्लेस। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल जो सेम प्लेस पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। आप बताओ अगर कोई दो लाइन ऐसे झुकी हुई हैं तो क्या ये कभी पैरेलल हो सकते? नहीं, क्योंकि अगर दो लाइन झुके तो आगे कहीं ना कहीं काटेंगी जरूर, काटेंगी जरूर। आप बताओ जैसे तो पैरेलल, जैसे दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी इनकी। अब मैं कहूं कि ये एंगल 70 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, क्या ये पैरेलल हो पाएंगे कभी? क्या ये दोनों लाइन कभी पैरेलल हो सकेंगी? मैं आप एक बात बताओ कि ये दो समांतर रेखाएं, इनको मिलाने वाला दोस्त है उनका, ठीक है, कोशिश कर रहा है, उसने देखा कि ये 70 डिग्री के झुकाव पे 60 डिग्री के, तो साफ साफ मना कर देगा कि यार तुम्हारी तो सोच ही नहीं मिलेगी, मिलन संभव नहीं है। तो ये लाइन पैरेलल कब होंगी? लाइन पैरेलल तब होंगी मेरे प्यारे भाई जब ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो, 70-70 हो। कि अगर अलग अलग एंगल हुए तो दोनों लाइनों के बीच में कोई झुकाव आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो यानी कि ये ज्योमेट्री की सबसे बेसिक थ्योरम है, ऐसी थ्योरम जिसको बिना प्रूफ किए हमने सही मान लिया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो केवल और केवल तभी संभव है जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। यानी कि सपोज इस एंगल का नाम 1 है और इस एंगल का नाम 5 है, तो हमने ये बात पैरेलल लाइंस बनाने के लिए बात मस्ट है, कंपलसरी है कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होना चाहिए। बोलिए, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कई बात समझ में आती है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाइन पैरेलल हो ही नहीं पाएंगी। बोलिए दोस्त, आप एक बात बताओ कि अगर ये बराबर है, सपोज ये एंगल 1 है, मैं इसको नाम देता हूं एंगल 2 और ये 6, तो आपको ये भी तो पता लगना चाहिए कि जैसे ये एक लाइन है, अगर ये एंगल 1 है तो 180 - 1 होगा, 180 - 1 है भाई। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं, तो इनके एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 ये भी बराबर आएंगे, ये भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल 1 और एंगल 5, तो ये एंगल 2 और एंगल 6 इनके एक्सटीरियर तो हुए, एक्सटीरियर भी बराबर आएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम सही कह रहे हो। मैं कहता हूं सपोज इस एंगल का नाम 3 है, 3 और ये है 7। आप बताओ अगर ये एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हैं, अगर 2 और 6 बराबर हैं, तो आप बताओ 2 और 6 बराबर है तो इनके एक्सटीरियर 3 और ये 7 भी तो बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 ये भी बराबर होंगे। आप बोलो हाँ कि ना, ये भी बराबर होंगे। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप ये बात बताओ कि अगर ये मैंने इसको नाम दे दिया 4 और मैंने इसको नाम दे दिया दोस्त 8, तो आपकी बात पता चलेगी सर ये सीधी रेखा, ये EF जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन एक सीधी रेखा है। अगर ये एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं तो इनके एक्सटीरियर एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे। बात समझ में आती है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये बिल्कुल सही समझ में आता है। बोलो क्लियर है?
ठीक, आगे चलें। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, अल्टरनेट एंगल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हिंदी में कहते हैं क्रमागत कोण। अल्टरनेट एंगल क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? क्रमागत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, उसी प्रकार से अल्टरनेट एंगल भी बराबर होते हैं। बात समझ में आई? समझते रहना। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ठीक है बेटा, एक सॉरी क्रमागत नहीं, एकांतर कोण। अल्टरनेटिव कोई और नाम है, भूल गया यार। अल्टरनेटिव है एकांतर कोण, क्रमागत नहीं, एकांतर, एकांतर कोण। एक बच्चा कह रहा है एनकाउंटर कोण, तमीज में रहो थोड़ा सा, एनकाउंटर कर देंगे कोण तुम्हारा। ये तो पैरेलल लाइन है, ये होगी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? देखो, अगर दोस्त ये वाला कोण थीटा है ना, तो ये कोण भी थीटा ही होगा। ये लाइन पैरेलल तभी हो सकती है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। इन्हीं को हम कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं हम लोग? एकांतर कोण, एकांतर कोण, थीटा थीटा। एकांतर का मतलब ऐसे देखो, ये देखो तिरछे नजर के यहाँ पे नैनो के बाण चल रहे हैं, थीटा थीटा, दिखा? एकांतर कोण भैया है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा सर एकांतर की हिंदी बताओ। हाय हाय हाय, कैसे कैसे बालक है। अगर ये कोण अल्फा है दोस्तों, तो ये कोण भी अल्फा होगा, देखने में लग रहा है, इनके साइज को देख के पता लग रहा है। तो ये थीटा थीटा अल्फा अल्फा, इन्हीं को हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। समझ में आया? ये बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं अभी समझाऊंगा, ढंग से समझिएगा। आप एक बात बताओ, मैंने आपको प्रूफ करके बता रखा है, मैंने आपको प्रूफ करके बता रखा है कि एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बताया है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन एक बात बताओ, अगर आप यहां देखो इस वर्टेक्स पे, ये एंगल 7 और एंगल 5 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 7 और एंगल 5 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण, ये तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आमने सामने के, बराबर होते हैं। एंगल 7 और एंगल 5 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण 7 और कोण 5 बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर। तो आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बताओ एंगल 3 7 के बराबर और 7 5 के बराबर, तो रिजल्ट क्या है कि 3 एंगल 5 के बराबर, यानी कि मेरे प्यारे भाई कोण 3 की वैल्यू जो है वो कोण 5 के बराबर होती है। ये बात मैंने आपको प्रूफ करके बता दी। क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ है दोस्तों? क्या इसमें कोई तकलीफ है कि नहीं? एंगल 3 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल 5 के बराबर होती है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया। सेम इसी तरीके से आप ये भी सिद्ध कर सकते हो कि ये एंगल 4 भी जो है एंगल 6 के बराबर आएगा। एंगल 4 किसके बराबर है? 8 के। 4 बराबर 8 और 8 बराबर 6, यानी कि 4 और 6 भी बराबर होगा। कोण 4 और कोण 6 भी बराबर आएगा। ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है? ओहो रुपेश कुमार, क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सब एकदम सही चल रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। और हम इससे नीचे बस लास्ट और समझाएंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। हाँ, अगर मैं आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींचता हूं, मैं आपके सामने तो पैरेलल लाइन खींचता हूं, ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन दोनों लाइनों के अंदर ढूंढना, अंदर देखना है आपको। जब अंदर देखोगे तो यहां पे अपनी आंख रखिए, यहां पे अपनी आंख रखो, यहां पे तो आपको दिखाई देगा इस लाइन के इंटीरियर दो एंगल दिखाई देंगे, थीटा, ये अल्फा, थीटा और ये अल्फा। ये जो एंगल है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये थीटा प्लस अल्फा जो है ऑलवेज 180 डिग्री आएगा, ऑलवेज। इंटीरियर एंगल का सम को इंटीरियर बोल सकते हो, यस, इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री है भाई। अगर हम अपनी आंख यहां से हटा के यहां गढ़ा दें, हमारी आंखें कुछ भी कर सकती हैं, यहां गढ़ा दें, अगर ये कोण दोस्त x है और ये कोण मेरे प्यारे भाई y है, और हम यहां से देखें तो आप पता चलेगा ये x और y जो है इनका जो सम है वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अरे बोलो, क्लियर है? देखो ये बात मैं आपको समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जरा एक बात बताओ, ये एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है तो आप इन दोनों को देखो, एंगल 1 और एंगल 4 ये कैसे हैं? सीधी रेखा पे हैं, इनका सम कितना होगा? 180। एंगल 1 और एंगल 4 इनका सम कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर यार, ये एंगल 1 और एंगल 4 सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन 180 होगा। तो आप बोलोगे ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 5 बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 1 किसके बराबर है? 1 बराबर है एंगल 5 के। ये 1 किसके बराबर है? 1 बराबर एंगल 5 के। तो एंगल 5 और एंगल 4 का जो सम है वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो इसका मतलब ये एंगल 4 और ये एंगल 5 इनका जो सम आएगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। बोलो, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है? क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेम इसी तरीके से आप ये बात भी प्रूफ कर सकते हो कि यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, ये कोण 3 है और ये कोण 6 है, इनका जो सम है 3 + 6, इन दोनों का जो सम है ये भी 180 डिग्री होगा। ये 3 और ये 6 इनका सम भी 180 डिग्री होगा। आपको बस पैरेलल लाइंस के बारे में इतनी ही बातें जाननी थी, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना? चलो बाय।